Question 10. A particle of mass m is revolving in a horizontal circle on a smooth table by an inextensible string. Initial velocity of the particle is v naught and the particle has at equal to a. After what time the tension of the string will be equal to t. देखो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में है और पार्टिकल की टी ज़ीरो पे वेलोसिटी वी नॉट है और इस पे कांस्टेंट ए टी लग रहा है, राइट। तो हमें बताया कि जो पार्टिकल की स्पीड है बच्चों वो धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि ए टी है इसके पास। स्पीड बढ़ते 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 कुछ वैल्यू पहुंचेगी। अब अगर स्पीड बढ़ेगी तो इसका जो टेंशन का फोर्स है जो कि इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, स्पीड बढ़ेगी तो टेंशन की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो हमें बताना है किस टाइम बाद इसकी टेंशन धागे में टी के बराबर होगी। तो लेट्स से किसी टाइम टी बाद मैं सिचुएशन लिखता हूँ। तो किसी टाइम टी बाद जो इसकी स्पीड बनेगी वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से दे सकते हैं। इनिशियल स्पीड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू टी, ये स्पीड बनेगी। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगी, इसमें v का वैल्यू डाल देंगे। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी ये हो जाएगी और ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ही टेंशन टी के बराबर होगी। तो इसको टी के इक्वेट कर देंगे। यहाँ से हमें टी का वैल्यू निकालना है, स्मॉल टी का वैल्यू। स्मॉल टी हमारा सॉल्व करके ये आ जाता है जी, ये आंसर होगा। Question 11. If the breaking strength of the string is equal to the weight of the stone, the time after which the string will break. कितने समय बाद स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी अगर उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो स्टोन के वेट के बराबर है। तो टेंशन की वैल्यू हमें एम के बराबर करनी है क्योंकि जब टेंशन एम के बराबर हो जाएगी तो धागा टूट जाएगा। तो ऊपर जो हमने फॉर्मूला निकाला है टाइम का, इसमें बस हम टेंशन की वैल्यू को एम डाल दें, वहाँ से वो टाइम आ जाएगा जब टेंशन एम के बराबर होगी, राइट। तो substituting the value of t equal to mg we get this value, this is the answer. Question 12. If v not equal to 0 then the distance covered by the stone till the string ruptures. तो बच्चों हमें इनिशियल वेलोसिटी कह रहा है कि अगर ज़ीरो हो तो स्टोन कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब तक स्ट्रिंग रप्चर नहीं होती। तो पहले तो हमने ये निकाला था पिछले पार्ट में कि कितने टाइम पे स्ट्रिंग रप्चर होगी, तो वो हमारा ये वैल्यू आया था बच्चों। अब इसमें हमें टाइम तो पता है कि इस टाइम तक जो है वो स्टोन घूमेगा और उसके बाद स्ट्रिंग रप्चर होगा। हम इसमें वी नॉट की वैल्यू को जीरो डाल देते हैं तो हमारा टाइम थोड़ा सिंप्लीफाई होके रूट जी आर बाई आई आ जाएगा। इस टाइम तक कितना स्टोन रोटेट कर जाएगा या डिस्टेंस चल जाएगा वो निकालना है। तो हम इसमें s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। इसमें s जो है वो डिस्टेंस होगा, u इनिशियल स्पीड, a एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड 80 और इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। इनिशियल स्पीड हमें दे रखी है 0 और टाइम हमें पता है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की टर्म में आंसर बनेगा और ये जी आर बाई 2a आ जाएगा। Question 13. A particle of mass m is suspended from the ceiling through a string of length L. The particle moves in a horizontal circle of radius r. The speed of the particle is. तो सिचुएशन ये है कि हम एक पार्टिकल को रिवॉल्व कर रहे हैं और ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और इसका जो रोटेशन है, जो इसका सर्कल बन रहा है, उसका रेडियस हमें आर दे रखा है और हमें पूछना है कि कितनी स्पीड से पार्टिकल घूम रहा होगा। ये एंगल हमें थीटा मेंशन्ड है और ये लेंथ हमें एल मेंशन्ड है। तो इसमें अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं बच्चों मास का, तो इस पर टेंशन टी लग रही होगी। ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा आएगा और इधर टी साइन थीटा आएगा, राइट। तो हम डायरेक्टली अपनी फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं। तो टी कॉस थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में एम जी के बराबर होगा। टी साइन थीटा जो होगा वो इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, दैट इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशन tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इंटू टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू हम इस ट्राइंगल से निकालेंगे, दैट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। बेस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, राइट। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद बच्चों, सॉल्व करने के बाद ओवरऑल हमारा यहाँ से आंसर ये आ जाता है, ये आंसर होगा जी वी का। Question 14. A large mass m hangs stationary at the end of a light string that passes through a smooth fixed tube
to a small mass m that moves around in horizontal circular path. If length L is the length of the string from m to the top end of the tube and theta is the angle between this part and vertical part of the string as shown, the time taken by small m to complete the circle. इस स्मॉल m को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी इसका टाइम पीरियड हमें बताना है, राइट। और जो हमारा कैपिटल M मास है, ऐसा बोला गया कि इट इज़ स्टेशनरी। तो देखो सबसे पहले तो हम जो ये धागा है जो यहाँ से जाके कंटिन्यू हो रहा है स्मॉल m तक, हम इस धागे में टेंशन निकाल सकते हैं अगर हम कैपिटल M का FBD बना लें। कैपिटल M में टेंशन T ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और क्योंकि ये स्टेशनरी है तो T इक्वल टू कैपिटल mg होगा। फिर हमें स्मॉल m के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो सर्कुलर मोशन में है, तो इस पर फोर्सेस बनाते हैं जी। इस पर टेंशन T इस तरफ लग रहा होगा, T cos थीटा इधर लग रहा होगा, T sin थीटा टेंशन का कंपोनेंट इधर आ रहा होगा, और mg नीचे आ रहा होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए तो T cos थीटा इक्वल टू mg हो जाएगा एंड T sin थीटा इक्वल टू mv²/r हो जाएगा। ठीक है जी। r की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं r की वैल्यू को। r जो है हमारा ये रेडियस होगा बच्चों, तो इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, इसमें ये l है, ये थीटा है, तो r अपना l sin थीटा आ जाएगा। इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो हमारा स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, ये कुछ इस तरह से बन जाता है। तो पहले मैं r की टर्म में लिख रहा हूँ, r की वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे, स्पीड कुछ हमारी इस तरह से आ जाती है। अब स्पीड अगर पता लग गई तो हम टाइम पीरियड बता सकते हैं, 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड। इस स्पीड की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों। अब इस t में हम फाइनल अपनी वैल्यू पुट करते हैं। जैसे हमें जो टेंशन है वो ऑलरेडी पता है, जो हमने कैपिटल M के फ्री बॉडी डायग्राम से बनाया था कि कैपिटल T की वैल्यू यानी टेंशन की वैल्यू हमारी कैपिटल mg होगी, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फाइनली सब्स्टिट्यूट करने के बाद r की वैल्यू डालने के बाद इस इक्वेशन में मैंने t को डाला कैपिटल mg, और r की वैल्यू भी मैंने डाली जो हमारी l sin थीटा बनी। इन दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइनल एक्सप्रेशन हमारा कट कटा के ये आ जाता है। दिस विल बी अ फाइनल आंसर। Question 15. A car of mass 1000 kg is moving with a speed of 40 meter per second on a circular path of radius 400 meter. If its speed is increasing at the rate of 3 meter per second, the total force acting on the car is। देखो बच्चों, जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में होती है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स लगती है। तो हम जो दोनों फोर्सेस होती हैं सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, हमें पता है वो दोनों ही 90 डिग्री पे होती हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो आता है बच्चों वो इस फॉर्मूले से देते हैं √(f(t)² + fc²। तो हम क्या करेंगे, इसमें ft और fc अलग अलग निकालते हैं और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले ft निकालते हैं, दैट कैन बी रिटन एज मास इंटू at। at का वैल्यू dv/dt होगा जो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट गलत दे रखा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए। ये at का वैल्यू पुट किया, मास का वैल्यू पुट किया, तो ये हमारा 3000 न्यूटन बन जाता है। ft इक्वल टू 3000 न्यूटन। अब fc की वैल्यू mv²/r होती है, मास की वैल्यू 1000, v की वैल्यू 40 × 40/r। यहाँ से सॉल्व करके हमारा 4000 न्यूटन हमारा fc बन जाता है। तो इसमें वैल्यू डालेंगे ft² + fc², तो सॉल्व करके हमारा 5000 न्यूटन आंसर आ जाता है। दिस इज द आंसर। Sixteen question. A block of mass m is tied to a spring of spring constant k, natural length L, and the other end of the spring is fixed at O. If the block moves in a circular path on a smooth horizontal surface with constant omega, find the tension in the spring. बच्चों हमें पता है कि जब हम इस ब्लॉक को मूव करवाएंगे किसी ओमेगा के साथ, तो इसमें जो स्प्रिंग है वो खिंच जाएगा, क्योंकि ब्लॉक की टेंडेंसी हो कि बाहर जाने की, तो स्प्रिंग में खिंचाव आएगा, राइट। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आप इसके फ्रेम में देखोगे तो इसके फ्रेम में इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना चाहिए, जिसके कारण ये आउटवर्ड्स जाने की टेंडेंसी रखेगा और उसके कारण स्प्रिंग जो है वो खिंच जाएगा और एक स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा, राइट। तो हमें समझ आता है कि स्प्रिंग कुछ खिंच जाएगा, पहली चीज़। तो लेट्स से हमारा स्प्रिंग खिंच जाता है जी, x एक्सपेंशन आया स्प्रिंग में, l इसकी नेचुरल लेंथ है, और ओवरऑल अब ये जो मास m है वो इतने रेडियस के सर्कल में घूमेगा। इस रेडियस को मैं r बोल देता हूँ।
आर की वैल्यू हमें क्लियरली दिख रही है, इट इज़ एक्स प्लस एल। ठीक है जी, तो यहाँ से आप आर को एक्स प्लस एल लिख सकते हैं और एक्स को आर माइनस एल लिख सकते हैं, राइट। अब अगर मैं इस मास को ऑब्ज़र्व करूँ बच्चों, तो इस मास पे एक फ़ोर्स लग रही होगी लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि स्प्रिंग खिंचा हुआ है तो ये स्प्रिंग फोर्स दे रहा होगा, और ये स्प्रिंग फोर्स ही हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही होगी एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसमें हम वैल्यूज़ डाल देते हैं, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। स्प्रिंग फोर्स विल बी के एक्स की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं आर और एल की टर्म में, तो दिस विल बी इक्वल टू के इंटू आर माइनस एल इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ से आर की वैल्यू के एल अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आ जाती है। ठीक है जी, इतने रेडियस में ये घूमेगा। अब जो स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी वो एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगी। ठीक है जी, अब इसमें आर की वैल्यू को पुट कर देते हैं, बस वो फाइनल आंसर है। तो हमें बस रेडियस को निकालना था और एम ओमेगा स्क्वायर आर में पुट करना था इसमें। Question 17. A long horizontal rod has a bead which can slide along its length and is initially placed at a distance L from one end of the rod. The rod is set in angular motion about A with constant angular acceleration alpha. If coefficient of friction between the rod and the bead is mu, then the time after which the bead starts slipping. तो बच्चों देखो, अगर मैं इसको अल्फ़ा के साथ रोटेट करूँगा रॉड को, तो धीरे धीरे इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी, राइट। ओमेगा प्लस अल्फ़ा टी, अल्फ़ा अगर है हमारे पास तो टाइम के साथ हमारा ओमेगा इंक्रीज़ करेगा। अब हमें पता है कि वेट टाइम क्या होगा, जैसे जैसे तेज़ होता जाएगा, तो हमने जो बीड है वो यहाँ लगा रखी है एल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस पे, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बीड यहाँ से इस जगह से स्लिप करके आउटवर्ड चली जाएगी, राइट। तो वो हमें टाइम बताना है कि कब इसका स्लिपिंग स्टार्ट होगा। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इसकी जब हम इसको रोटेट करेंगे इस एक्सिस के अबाउट, आउटवर्ड जाने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन का फोर्स इनवर्ड लगेगा। तो पहली चीज़ तो इस बीड को सर्कल में कौन घुमा रहा होगा, जब तक ये सर्कल में घूमेगी स्लिपिंग नहीं होगा, तो इस सर्कल में घूम रही होगी, इस सर्कल में इसको कौन घुमा रहा होगा, फ्रिक्शन। ठीक है जी, तो इस बीड के फ्री बॉडी डायग्राम को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में फ्रिक्शन लग रहा है लेफ़्ट की तरफ और ये इसको सर्कल में घुमा रहा होगा। तो एफ सी इज इक्वल टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। ये हमारा वैल्यू होता है, मतलब हमारा फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर आर है, और फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पे हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, वो म्यू इंटू एन होगा, राइट। तो दोनों चीज़ों को अलग अलग देखते हैं। इतनी फोर्स रिक्वायर्ड है घूमने के लिए सर्कल में, और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू म्यू एन है, जिसमें अभी हमें एन का ज्ञान नहीं है, अभी हम एन के बारे में भी सोचेंगे। तो बच्चों जो एन होगा इस पे, इस बीड पे, वो अगर आप देखोगे तो वो हमारे पास अंदर की तरफ लगेगा जेड एक्सिस के अलोंग, और वही इसको बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। इस केस में जो टेंजेंशियल फोर्स होगी वो नॉर्मल द्वारा प्रोवाइड होगी बच्चों। तो हमारा जो नॉर्मल है दैट इज़ इक्वल टू एफ टी टेंजेंशियल फोर्स दैट इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ए टी। तो मैंने एफ इज़ इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला यूज़ किया है। टेंजेंशियल फोर्स के लिए मैंने मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को पुट कर देना है, और टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे और कोई नहीं है बच्चों, वो नॉर्मल है। तो नॉर्मल इज़ इक्वल टू एम इंटू ए टी की वैल्यू हमने आर अल्फ़ा डाल दी। तो हमारा जो नॉर्मल है वो फिक्स हो गया इतना। अब जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन की, वो म्यू इंटू एन है, वो भी फिक्स हो गई, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू एम आर अल्फ़ा। तो बच्चों ये वाला फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू तो फिक्स है, इतना इसके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन अवेलेबल है, राइट। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी, और ओमेगा अगर बढ़ेगा तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है जी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिवॉल्व इन दिस सर्कल विल इंक्रीज, राइट। मान लो कि हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू 40 न्यूटन है और हमारा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इनिशियली 10 न्यूटन था। जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये 10 से बढ़ना शुरू होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा। जैसे ये बढ़ बढ़ के 40 के बराबर पहुंचेगा, जितना फ्रिक्शन हमारे पास अवेलेबल है मैक्सिमम में, तब इसकी स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बस हमें क्या करना है, लेट्स से टाइम टी ये स्लिप हो जाता है, और टाइम टी पे क्या होगा, हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन को, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट कर लेगा, राइट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एफ एल इज़ इक्वल टू एफ सी,
लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एम आर अल्फ़ा एंड एफ सी इज़ एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ से हम ओमेगा निकाल लेते हैं कि अच्छा इतने ओमेगा पे स्लिपिंग स्टार्ट होगा। ये ओमेगा क्या आया है बच्चों, ये ओमेगा की वैल्यू आई है जिस पे स्लिपिंग चालू होगा। अब सवाल बस इतना रहेगा कि इतना ओमेगा कितने टाइम बाद पहुँचेगा। तो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन लगा लेते हैं। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी। ओमेगा फाइनल हमें चाहिए रूट म्यू अल्फ़ा, इनिशियल ओमेगा 0 अल्फ़ा टी, और टी का वैल्यू यहाँ से रूट म्यू बाई अल्फ़ा आ जाता है। Question 18. An insect crawls up a hemispherical surface very slowly. The coefficient of friction between the surface and the insect is 1/3. If the line joining the center of the hemispherical surface to the insect makes an angle alpha with the vertical, then the maximum possible value of alpha. तो धीरे धीरे इंसेक्ट जो है ऊपर चढ़ रहा है बच्चों, तो इंसेक्ट जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा ये अल्फ़ा का वैल्यू, ये एंगल जो है ये इंक्रीज़ करेगा, राइट। अब हम क्या देखेंगे कि एक समय बाद जो इंसेक्ट है वो जब ऊपर जाएगा तो एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब वो वहाँ से स्लिप हो जाएगा। तो स्लिप क्यों होगा और वो एंगल अल्फ़ा कितना होगा, ये इसके बारे में चर्चा करते हैं बच्चों। तो लेट्स से किसी इंस्टेंट पे मैंने देखा इंसेक्ट इस पोजीशन पे है और ये एंगल अल्फ़ा बन रहा है, राइट। तो अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इंसेक्ट का, तो इस पर नॉर्मल लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, जिसके दो कंपोनेंट लिए mg साइन अल्फ़ा एंड mg कॉज अल्फ़ा। पहले तो इसको देखो आप, नॉर्मल mg, दोनों कंपोनेंट mg साइन अल्फ़ा mg कॉज अल्फ़ा। तो जो mg साइन अल्फ़ा वाला कंपोनेंट है बच्चों, ये इसको नीचे की तरफ स्लाइड करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। mg साइन अल्फ़ा इसको नीचे की तरफ स्लाइड कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इसको नीचे खींच रहा है। अब मुझे पता है यहाँ फ्रिक्शन भी अवेलेबल है, तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा। अब होगा क्या, यहाँ पे अगर अल्फ़ा एंगल पे जाके स्लिपिंग स्टार्ट हो गया इसका, मान लो मैं बोल देता हूँ कि अल्फ़ा वो एंगल है जहाँ पे स्लिपिंग स्टार्ट हुआ, तो स्लिपिंग तो तब स्टार्ट होगा जब ये mg साइन अल्फ़ा यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन अवेलेबल है उसको इक्वेट कर ले। ऊपर की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, नीचे की तरफ mg साइन अल्फ़ा लग रहा है। जैसे ही ये mg साइन अल्फ़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन को इक्वेट कर लेगा, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बस बोल देता हूँ कि लेट्स से अल्फ़ा एंगल पे जाके स्लिपिंग स्टार्ट हुआ, तो उस समय जो हमारा mg साइन अल्फ़ा है और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो इक्वेट हो जाएंगे। तो हम पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन होता है, एन की वैल्यू बच्चों इसमें अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूँ तो फोर्सेस इसमें नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तो नॉर्मल इधर लग रहा है और mg कॉज अल्फ़ा इधर लग रहा है, तो नॉर्मल की वैल्यू mg कॉज अल्फ़ा हो जाती है। तो हम इसमें एक चीज़ ये बच्चों और देख सकते हैं कि ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन आया, तो जैसे जैसे इंसेक्ट ऊपर जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी। जैसे जैसे इंसेक्ट ऊपर जाएगा mg साइन अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ेगी। एक समय बाद ये लिमिटिंग फ्रिक्शन और mg साइन अल्फ़ा इक्वेट कर लेंगे। तो लेट्स से अब इसको सॉल्व करते हैं जी। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू mg कॉज अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू mg साइन अल्फ़ा। सॉल्व करके कॉट अल्फ़ा का वैल्यू 1/μ आ जाता है, वैल्यू पुट करके कॉट अल्फ़ा 3 आ जाता है। दिस इज़ द फाइनल आंसर।